नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। शायद आप जानते हो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आगे आने वाले 10 वर्षों में ग्लोबल बायोलॉजिक्स कंपनी के सामने आ रही है। वो किस प्रकार से? वो इस प्रकार से कि आगे आने वाले 10 वर्षों में लगभग लगभग 100 बिलियन डॉलर्स के, 1 बिलियन मतलब बराबर 100 करोड़, तो 100 बिलियन डॉलर्स के जो पेटेंट हैं वो एक्सपायर हो रहे हैं। और ये जो ग्लोबल मेजर कंपनीज हैं बायोलॉजिक्स के क्षेत्र में या बायोसिमिलर के क्षेत्र में, उनके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है। तो शायद इसी बात के मद्देनज़र, इसी बात को ध्यान रखते हुए इस बार के बजट में हमारी वित्त मंत्री श्रीमती सीतारामन ने ये घोषणा की है कि एक मिशन बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के लिए लॉन्च किया जाएगा और इसका नाम दिया गया है बायोफार्मा शक्ति। इसके लिए आगे आने वाले 5 सालों में जो बजटरी एलोकेशन है वो कुल 10,000 करोड़ रुपीस का रखा गया है। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि एग्जैक्टली ये जो मिशन है बायोफार्मा मिशन, ये क्या चीज़ है। बायोफार्मा शक्ति मिशन जो है ये क्या चीज़ है और किस प्रकार से जो इंडियन फार्मा कंपनीज हैं वो इससे बेनिफिट हो सकती हैं। कौन कौन सी कंपनीज जो हैं वो इस मिशन से बेनिफिट हो सकती हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जो बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर वाली जो कंपनीज होती हैं उनमें आखिर उन कंपनीज में आपको देखना क्या चाहिए फाइनेंशियल इवेल्यूएशन करते समय। तो पहले जानते हैं कि ड्रग्स जो होती हैं वो आखिर कितनी तरह की ड्रग्स होती हैं। तो देखिए, बेसिकली मूलतः दो तरह की, ब्रॉडली अगर डिफाइन करें इस वीडियो के पर्पज से, तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली चीज़ होती है वो केमिकल बेस्ड जो ड्रग्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, और जो दूसरी तरह की ड्रग्स होती हैं वो होती हैं बायोफार्मा ड्रग्स या बायोफार्मा। तो अब क्या है, जो केमिकल बेस्ड कंपनी जो ड्रग्स होती हैं वो जैसे आपके पैरासीटामोल हुआ या जो एंटीबायोटिक्स हुआ, तो ये कोई सिंथेटिक चीज़ से ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। प्रकृति में मिलने वाले जो मिनरल्स हुए या प्रकृति में जो भी चीज़ होती है उसके थ्रू इनको सिंथेसाइज या बनाया जाता है। और ये जो केमिकल्स होते हैं ये डेड होते हैं, यानी इनमें जान नहीं होती। जैसे आप सोडियम क्लोराइड के बारे में जानते हो, ये जो नमक है तो बेसिकली वो सोडियम Na और क्लोराइड Cl के एक्चुअली का केमिकल कंपाउंड है। तो जो Na होता है और जो Cl होता है दोनों जो है उनमें जान नहीं होती। लेकिन ये जो बायो सिमिलर्स हैं या बायोलॉजिक्स जो हैं ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनको बनाया जाता है लिविंग थिंग्स के थ्रू। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, आप जो पनीर खाते हैं तो पनीर जो है या दही खाते हैं तो बेसिकली वो जो होता है वो उसका जो बनावट होती है, उसका जो उत्पादन होता है वो कोई केमिकल के थ्रू नहीं होता। वो बेसिकली एक लिविंग थिंग्स जो होती हैं उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाता है और बैक्टीरिया के कारण वो पनीर या दही बन जाता है, दूध से दही बन जाता है या दूध से पनीर बन जाता है। तो ये इसी तरह की अगर दवाइयाँ लिविंग थिंग्स से बनाई जाएँ, बैक्टीरिया के थ्रू बनाई जाए या किसी अन्य प्रोटीन के सिंथेसिस से बनाई जाए, तो वहाँ पर ये जो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ जो बनती है इसको बायोलॉजिक्स बोलते हैं। अब ये बायोलॉजिक्स दवाइयाँ जो होती हैं, इनकी अगर मैं कॉपी कर लूँ, यानी जैसे होता क्या है, पेटेंटेड दवाइयाँ होती हैं केमिकल वाली। अब वो पेटेंटेड दवाइयों में क्या होता है कि पेटेंटेड दवाइयों में जब उनका पेटेंट खत्म हो जाता है तो उनका एनालिसिस करके, रिवर्स इंजीनियरिंग करके, यानी उनमें क्या क्या कंटेंट है ये एनालाइज करके उसको किसी दूसरे मेथड से जब हम बना देते हैं तो हम ये कहते हैं भाई आपने जेनरिक जेनरिक दवाई बना दी उसकी। इसी तरीके से अगर मैं जो बायोलॉजिक्स होती है जो बहुत टाइम में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद किसी कंपनी को पेटेंट के थ्रू बनती है वो दवाई, मतलब उसका पेटेंट होता है एक पर्टिकुलर कंपनी के पास और उसका एक्सक्लूसिव राइट होता है उस चीज़ को बेचने के लिए वर्ल्ड वाइड, जिससे वो अपना जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो पैसा खर्च किया गया उसको रिकवर कर सके। तो जब उसका पेटेंट खत्म हो जाता है तो उसकी अगर एक कॉपी बना ली जाए, जिस प्रकार से रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम जेनरिक दवाइयाँ बनाते हैं, केमिकल वाली जेनरिक दवाइयाँ बनाते हैं, उसी प्रकार से अगर मैं बायोलॉजिक्स की वो दवाइयाँ जो मैं लिविंग थिंग्स के थ्रू क्रिएट कर रहा हूँ उसको अगर मैं कॉपी कर लूँ पेटेंट
खत्म होने के बाद वैसी की वैसी बना दूं तो वो बायोसिमिलर्स कहलाती हैं। अब ये समझते हैं कि आखिर ये जो बायोलॉजिक्स है या बायोसिमिलर्स है, इनकी भारत जैसे देश में आखिर आवश्यकता क्या है। तो देखिए, पर्टिकुलरली भारत के केस में अगर देखा जाए तो भारत में जो पहले दवाई जो बीमारियां हुआ करती थी जिसको डिजीज बर्डन बोलते हैं, वो बेसिकली कम्युनिकेबल डिजीज या छूत की बीमारी हो सकती होती थी। खांसी हुई, जुकाम हुई, बुखार हुए, हैजा, टाइफाइड और इस तरह की बहुत सारी बीमारियां होती थी। और उनका जो ट्रीटमेंट होता था वो बेसिकली केमिकल बेस्ड कंपाउंड्स के थ्रू होता था। लेकिन जैसे जैसे भारत प्रगति कर रहा है वैसे वैसे जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं वो एक्चुअली उसमें जो बर्डन है, मतलब उनका जो क्वांटम है वो कम हो रहा है। और जो हाइपरटेंशन हुआ, हार्ट डिजीज हुआ, आर्थराइटिस हुआ, कैंसर हुए या डायबिटीज हुआ, इस तरह की जो बीमारियां हैं ना, जो एक्यूट बीमारियां हैं, लाइफ लॉन्ग चलने वाली बीमारियां हैं, उनका क्योर नहीं है और बहुत सारी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो इससे प्रभावित हो रही हैं। तो इन दवाइयों के, इन बीमारियों के रिसर्च के लिए जो एक नई टेक्निक डेवलप हो रही है, वो जो टेक्निक है वो बेसिकली बायोलॉजिक्स के थ्रू है। और बायोलॉजिक्स के जब पेटेंट खत्म हो जाता है, जैसे मैंने बताया, तो ये बायो सिमिलर्स काम आते हैं। तो इसलिए भारत में जो डिजीज का बर्डन है वो जैसे जैसे शिफ्ट हो रहा है वैसे वैसे ये आवश्यक है कि भारत में भी ये जो बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स का एक इकोसिस्टम डेवलप किया जाए। तो ये तो रीजन नंबर 1 है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो ग्लोबली भी एक डिमांड इस बात की बढ़ रही है कि केमिकली जो केमिकल से बनाई हुई दवाइयां हैं उनको रिप्लेस करके बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर टाइप की जो दवाइयां हैं वो एक्चुअली बनाई जाएं। तीसरा ये है कि ये जो बायोफार्मा शक्ति जो मिशन है, इसको लॉन्च करने का एक कारण ये है कि भारत की सरकार ये चाहती है कि जो लो मार्जिन और हाई वॉल्यूम वाला जो जेनरिक दवाइयों का सेगमेंट है, जिसके कारण भारत को वर्ल्ड की फार्मेसी कहा जाता है, उसकी जगह भारत जो है वो हाई मार्जिन वाले बायोसिमिलर और बायोफार्मा जो कि लेटेस्ट ट्रेंड है वर्ल्ड के फार्मेसी मार्केट में, तो उसका एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने। ये जो मिशन है इसके ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजी जो इस बजट में बताई गई है वो 3 प्राउंड स्ट्रेटेजी है। 3 स्ट्रेटेजीज बताई गई हैं। जो पहली स्ट्रेटेजी है वो ये है कि जो कंपनीज हैं या जो अगर मैन्युफैक्चरिंग हब आपको वर्ल्ड वाइड ये बनाना है, भारत को अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बायोफार्मा के क्षेत्र में, तो जो है ट्रेंड मैन पावर की आवश्यकता होगी। तो भारत में जो जो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड एजुकेशन है उसका जो मेन इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आईआईटीज होते हैं इंजीनियरिंग के लिए, या आईएम्स होते हैं मैनेजमेंट के लिए, या एम्स वगैरह होते हैं मेडिकल एजुकेशन के लिए, ऐसे नाइपर्स हैं तो जिनका जो फार्माकोलॉजी में और फार्मास्यूटिकल्स में एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूट टोटल 7 हैं अभी भारत में, तो उनके अपग्रेडेशन का प्रस्ताव है। साथ ही साथ 3 जो एजुकेशनल ऐसे इंस्टीट्यूट हैं और एडिशनल वो खोलने का प्रस्ताव है। ये चीज़ तो रही ट्रेंड मैन पावर से रिलेटेड। दूसरी चीज़ ये है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि फ्रेगमेंटेड क्लिनिकल ट्रायल का सिस्टम है। देखिए, क्लिनिकल ट्रायल का मतलब ये है कि वो जो दवाई है उसको आदमियों के ऊपर ट्राई करके उसकी एफिकेसी देखी जाए, वो कितनी इफेक्टिव है, नुकसान तो नहीं होता है, उसका डेटा क्रिएट किया जाए और डेटा जो है सेंट्रलाइज डेटा उसका रख के वो जो है उस दवाई का अप्रूवल किया जाता है। तो अभी क्या है कि एक कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है जिससे आप एक जगह इस डेटा को कलेक्ट कर सकें। दूसरी बात क्या है कि क्लिनिकल ट्रायल्स में कई तरह की परमिशन की आवश्यकता होती है। तो अभी ये परमिशंस जो है ना डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट हैं। यानी आप ये समझ लीजिए कि ये जो क्लिनिकल ट्रायल का भारत में सिस्टम है ना, यूनिफाइड नहीं है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन है जिस पे ये क्लिनिकल ट्रायल्स चलते हैं। तो इसको सेंट्रलाइज करने के लिए और स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये बोला है भारत में कि 1000 क्लिनिकल ट्रायल सेंटर्स जो हैं वो एस्टेब्लिश किए जाएंगे। अब इस एस्टेब्लिशमेंट का जो 1000 क्लिनिकल ट्रायल सेंटर्स जो एस्टेब्लिश किए जाएंगे, इनका क्या सिग्निफिकेंस है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तीसरा है वो ये है कि ड्रग के लिए जो अप्रूवल का जो टाइम है उसको फास्टर कर दिया गया है, बेस्ड ऑन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस कर दिया गया है और एक प्रेडिक्टेबल टाइमलाइन। यानी आप जो है
रेड टेप इसमें नहीं फंसते, ब्यूरोक्रेसी में नहीं फंसते कि यार पता नहीं इस ड्रग का अप्रूवल कब आएगा, हाँ भाई आ रहा है, ऐसा नहीं है। उसमें प्रेडिक्टेबल टाइमलाइन एक्चुअली डिसाइड कर दी गई है। ये तीन जो है, ट्रेन मैन पावर, दूसरी बात एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल सेंटर्स वेयर, जहां पर स्टैंडर्डाइज्ड और सेंट्रलाइज जो है सिस्टम होगा, वो ये दूसरा। और तीसरा कि ड्रग अप्रूवल जो है ना, उसका जो टाइमलाइन है वो प्रेडिक्टेबल होगी, यानी कोई कंपनी एप्लीकेशन के बाद आसानी से ये जान सकेगी कि आखिरकार कब तक ये जो मेरी ड्रग है अप्रूव हो जाएगी या ये रिजेक्ट हो जाएगी। अब ये समझते हैं कि जो स्ट्रेटेजीज है ना, जो इन्होंने भारत सरकार ने इस बजट में ये तीन स्ट्रेटेजी दी है, इनका आखिर किसी कंपनी के फाइनेंशियल पे या ड्रग से रिलेटेड आखिर क्या इम्पैक्ट पड़ता है कंपनीज की ड्रग्स अप्रूवल पे। तो देखिए इसका एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कैंसर की दवाई है, उसका जो मार्केट है ना, वो लगभग 500 बिलियन डॉलर्स पर ईयर का मार्केट है। मान लीजिए बहुत बड़ा मार्केट है, कैंसर की बहुत अच्छी दवाई है। और जो बायोलॉजिक्स दवाई है, और उसका जो पेटेंट एक्सपायर हो रहा है, वो पेटेंट एक्सपायर हो रहा है नेक्स्ट 1 ईयर में। अब क्या है कि जब पेटेंट एक्सपायर होता है तो हर कंपनी जो है उस कंपनी को उस दवाई को बना सकती है बायोसिमिलर के फॉर्म में। तो ये जो बायोसिमिलर के फॉर्म में जब आपने दवाई बनाई, तो वहां पर कोई इंडियन कंपनीज ही नहीं है, वहां पर चाइनीज कंपनी भी है, साउथ कोरियन कंपनीज, ये जो जो देश हैं, ये इस तरह की एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, और वहां पर उनकी सरकार से, यानी चाइनीज गवर्नमेंट से और साउथ कोरियन गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा वहां की कंपनीज को पुश भी मिलता है। तो अगर मान लीजिए, अगर आपने क्लिनिकल ट्रायल, अगर आपका स्टैंडर्डाइज नहीं हुआ, सेंट्रलाइज नहीं हुआ, तो प्रॉपर डेटा नहीं आएगा। जब प्रॉपर डेटा नहीं आएगा तो उस चीज की वेरिफिकेशन, दवाई की जो वेरिफिकेशन है, एफिकेसी कितनी इफेक्टिव है, वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। और ऐसे इस चीज से बचने के लिए जो कंपनीज हैं वो जाती हैं ईयू में या यूएस में, एडवांस मार्केट में या किसी अन्य मार्केट में, तो वो उनकी कॉस्टिंग बढ़ती है, पॉइंट नंबर 1। इसके अलावा अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री में आपको दवाई का अप्रूवल क्विकली मिल जाता है, ठीक है, बेस्ड ऑन साइंटिफिक डेटा और एनालिसिस, अगर उसको टाइमली मिल जाता है, मतलब रेड टेपिज्म उसमें खत्म हो जाता है, ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स जो हर्डल्स है ना, वो अगर खत्म हो जाती हैं, तो वो अपनी दवाई क्लिनिकल ट्रायल के बाद बहुत जल्दी लॉन्च कर देता है। और जैसे ही लॉन्च करता है तो जो कंपटीशन है ना, वो बेसिकली पीछे रह जाता है, क्योंकि जो दवाई पहले पहुंचती है, मतलब जब पेटेंटेड दवाई होती है उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, और जो बायोसिमिलर जो होती है, क्योंकि वो कॉपी होती है, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट नहीं लगी हुई होती है, तो वो कंपैरेटिवली बहुत सस्ती होती है। तो जो पहले पहुंचती है डॉक्टर्स के पास और हॉस्पिटल के पास, तो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स जो है ना, वो उससे एक तरीके से फैमिलियर हो जाते हैं। फिर वो जब कोई दूसरी दवाई आती है, मतलब मान लीजिए 1 महीने बाद कोई दूसरी दवाई लॉन्च हुई, तो वो डॉक्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी उस दवाई से इस तरीके से, या हॉस्पिटल्स हुए, वो इस तरह से फैमिलियर हो जाते हैं, उनको ट्रीटमेंट के ऊपर, मरीज के ऊपर उसका यूज जो उतना, उनको वो इतने परफेक्ट हो जाते हैं उसको, दवाई को समझने में, कि वो आसानी से दूसरी दवाई पे शिफ्ट नहीं होते। तो इस जो दवाइयों का मार्केट है, स्पेशली बायो फार्मा का जो मार्केट है, उसमें ये कहा जाता है कि अगर आप अपने कंपटीशन से 6 महीने पीछे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप उस रेस में कंप्लीटली हार गए हैं। तो इसलिए ये जो क्विकली जो रेगुलेटरी अप्रूवल मिले बेस्ड ऑन साइंटिफिक फैक्ट्स एंड डेटा, दूसरी बात ये कि जो ट्रेन मैन पावर मिले, और तीसरी बात ये कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स का सेंट्रलाइज और स्टैंडर्डाइज जो प्रोसीजर, या क्लिनिकल सेंटर्स, ट्रायल की जो सेंटर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खोल रही है, उनसे कंपनीज का एक तो मार्जिन बढ़ेगा, क्विक अप्रूवल उनको मिल पाएगा, और इसके कारण वो ग्लोबल कंपटीशन की, जो ग्लोबल मेजर्स हैं जो बायोसिमिलर्स बना रहे हैं, तो उनसे आगे रहने में भारत की कंपनीज को मदद मिलेगी। आप जानते हैं ऐसी कौन कौन सी इंडियन कंपनीज हो सकती हैं जो बजट में अनाउंस्ड बायो फार्मा शक्ति मिशन से लाइकली बेनिफिशियरीज हो सकती हैं। सबसे पहला जो नाम आता है, वो नाम आता है बायोकॉन का। और ये जो बायोकॉन है, ये ऑलरेडी 58% अपना जो रेवेन्यू है, ये बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर से जनरेट करती है। वन ऑफ द वर्ल्ड की वन ऑफ द फ्यू कंपनीज हैं जो प्योर प्ले बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर में डील करती है। इसके अलावा ये ऑलरेडी ग्लोबल इकोसिस्टम में ये
ऑलरेडी एंट्रेंस्ड है, यानी इनका जो है लिंक ऑलरेडी जो बायोफार्मा कंपनीज हैं उनके साथ है, उसके वर्ल्ड के इकोसिस्टम में ये है। किस प्रकार से ये जो स्ट्रेटेजी से बेनिफिट कर सकती है बायोकॉन, तो देखिए है क्या कि लगभग जो एक अगर आप बायोसिमिलर बनाते हैं उसमें $100 मिलियन से $300 मिलियन का खर्चा होता है। तो और 70% जो उसका खर्चा होता है वो लगभग क्लिनिकल ट्रायल से आता है। तो अगर स्टैंडर्डाइज क्लिनिकल ट्रायल्स जैसे ये बजट में प्रस्तावित है, सेंट्रलाइज और स्टैंडर्डाइज क्लिनिकल ट्रायल सेंटर्स का एस्टेब्लिशमेंट, तो होगा क्या कि ये जो ईयू और यूएस में जो अपने ये क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं उसकी जगह भारत में कर लेंगे, और फास्टर ड्रग अप्रूवल से ये होगा ये कि ये अपनी ड्रग जो है ना वो तुरंत लॉन्च कर पाएंगे। तो इनका जो है मार्जिन भी बढ़ेगा और रेवेन्यू बढ़ेगा। तो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी इस तरह के ये जो मिशन है इससे ये बायोकॉन है। ये लेवल 1 बेनिफिशियरी है। अब लेवल 2 बेनिफिशियरी जो है वो कौन सी कंपनीज हो सकती है? लेवल 2 का मतलब ये कि ये जो कंपनी है इनके बायोसिमिलर्स जो है पाइपलाइन में है, लेकिन ये प्योर प्ले बायो सिमिलर कंपनीज या बायोलॉजिक्स कंपनीज नहीं है। तो उनमें से है सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और जाइडस लाइफ साइंसेज। ये जो है इनके पास अप्रूव्ड ऑलरेडी अप्रूव्ड बायोसिमिलर्स का एक पोर्टफोलियो है। इसके अलावा इनके पास जो स्ट्रॉन्ग इनका पॉइंट है जो लेवल 2 कंपनीज का, वो है इनका ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड जो मार्केटिंग नेटवर्क, और इसी के तरीके से इनकी जो प्रेजेंस है ईयू और जो यूएस है, ऑलरेडी इनकी एस्टेब्लिश प्रेजेंस है। अगर इनके अप्रूवल प्रॉपरली आ जाते हैं, टाइमली आ जाते हैं, तो ये जो है ये जो स्केल अप करेंगे ना बायोसिमिलर्स में या बायोलॉजिक्स में, ये जो 3 कंपनीज हैं ये बहुत ही रैपिड करेंगे। और ऐसा भी एक अनुमान है एक स्टडी के हिसाब से कि ये बायोकॉन से भी ज़्यादा तेज़ी से स्केल अप कर पाएंगे। तो ये जो 3 कंपनी है सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज एंड जाइडस लाइफ साइंसेज, इनमें ग्रोथ भी आएगी और ऑलरेडी इनका जो जेनरिक बिजनेस है इसको ये बायोलॉजिक्स जो बिजनेस है इसको सपोर्ट करेगा। तीसरी तरीके की लेवल 3 कंपनीज जो हैं वो अभी केपेक्स की स्टेज में है, उनके पास कोई अप्रूव्ड बायोसिमिलर या बायोलॉजिक्स कंपनीज जो बायोलॉजिक्स जो प्रोडक्ट कभी कुछ है नहीं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और अभी ये एक्सपेंडिचर फेज में, अर्निंग फेज में नहीं है, लेकिन ये अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं और ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ 3, 4, 5 ईयर्स ये कंपनीज भी अपने बायोसिमिलर की कैपेसिटी डेवलप करने में सक्षम होंगे। तो ये जो कंपनीज हैं ये है अरबिंदो फार्मा और सिप्ला। अब आपको ये समझना है कि ये जो कंपनीज हैं, जो बायो फार्मा कंपनीज हैं, इनको आखिर वैल्यू कैसे किया जाता है, या ऐसे कहें कि इनमें आखिर क्या चीज़ देखी जाती है। देखिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए अपने परिवार में किसी कन्या के लिए अगर कोई वर अपन ढूंढने जाएं और वो और मान लीजिए ऑलरेडी जो है वो जॉब में हो, मान लीजिए वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो और वो आईएएस की तैयारी कर रहा हो, तो और उसका घर बार जो है वो ठीक ठाक सा हो, मतलब खाने पीने में अच्छा खाता पीता घर हो, अच्छा रेपुटेड उसका परिवार हो। तो अब आप क्या पैरामीटर देखते हैं? तो पहली चीज ये, तो पहले लेवल पे आपको क्या देखना है कि अभी एग्जिस्टिंग ये नौकरी क्या कर रहा है। दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि अगर ये आईएएस बन गया तो अभी जितना मैं शादी में खर्चा करूंगा और उससे ये कहीं ज्यादा अपने को वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये अपन देखते हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो आईएएस नहीं बन पाए, तो आपके पास डाउन साइड रिस्क क्या है कि वो इनकम टैक्स जो इंस्पेक्टर ही रह जाए। और अगर ये दोनों चीजों के अलावा एक तीसरी चीज जो आपको देखनी है वो क्या है कि यहाँ एक अच्छा सा समृद्ध परिवार है, खेती बाड़ी है, कोई पैसे की कोई कमी नहीं है, रेपुटेड एक फैमिली है, ये आपके पास एक एक्स्ट्रा आपके पास फैक्टर है। तो ऐसे ही जो कोई ये जो बायोलॉजिक्स वाली या बायोसिमिलर वाली कंपनीज होती है, प्योर प्ले जो कंपनीज होती हैं, इनमें बेसिकली 3 फैक्टर देखे जाते हैं। पहली चीज तो ये कि उसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बायोलॉजिक्स का और बायोसिमिलर का पोर्टफोलियो आखिर क्या है जो आपको करंट रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, यानी वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाली स्टेज। दूसरी जो स्टेज होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, जहां पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर ये लड़का आईएएस में निकल गया तो इसकी जो वैल्यू है ना वो कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। तो आपको उसको बोलते हैं ऑप्शन वैल्यू। तो यहाँ पर ये जो
कंपनीज होती हैं, बायो फार्मा कंपनीज होती हैं, वो जो पाइपलाइन में इनकी जो पाइपलाइन का मतलब ये जिसको ये डेवलप कर रहे हैं, जिन बायोसिमिलर्स को या बायोलॉजिक्स को ये डेवलप कर रहे हैं, आखिर उनके सक्सेस होने के चांसेस क्या हैं? अगर सक्सेस हो गई तो वारे न्यारे हो जाएंगे कंपनी के, और आपके भी एज शेयर होल्डर वारे न्यारे हो गए। अगर लॉस लग गया तो, या सक्सेसफुल ये मॉलिक्यूल नहीं हुआ, तो आखिर कितना नुकसान इस कंपनी को होगा, क्योंकि केपेक्स करना पड़ता है, तो वो जो खर्चा है वो बेकार हो गया। तीसरी चीज जो आपको कंपनी में देखनी होती है वो उसकी कैपेबिलिटी देखनी होती है, कि भाई फेल हो गई तो क्या हुआ, ये कंपनी मॉलिक्यूल डेवलप नहीं कर पाई तो क्या हुआ, इसके पास वो प्लेटफॉर्म तो है जिसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि आगे कोई इस तरह का मॉलिक्यूल डेवलप कर सके। तो तीन पार्ट्स में इसको देखना चाहिए किसी भी बायो फार्मा कंपनी को। पहला, मॉलिक्यूल्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। दूसरा, जो मॉलिक्यूल जो पाइपलाइन में है, जो सक्सेसफुल होने के बाद कंपनी बहुत बड़ी बन सकती है, बहुत रेवेन्यू उसमें जनरेट हो सकता है। और जो तीसरा, कि उसकी बायोलॉजिक्स या बायोसिमिलर डेवलप करने का जो प्लेटफॉर्म है या जो उसकी कैपेबिलिटी है वो कितनी है। तो ये रही कुछ कंपनीज जो लाइकली बेनिफिशियरी हो सकती हैं गवर्नमेंट के बायो फार्मा शक्ति मिशन से। एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है, कोई कई कंपनीज और भी हो सकती हैं इस प्रकार की, लेकिन बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, ओवरनाइट किसी भी कंपनी के भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर कोई शेयर्स इनके इस ये जो बायो फार्मा शक्ति मिशन के बाद उछल भी रहे हैं तो शांत होने का इंतजार कीजिए, कंपनी को स्टडी कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए और फिर ही खरीदने या बेचने का कोई निर्णय लीजिए। मेरी इन शेयर्स में या किसी अन्य शेयर में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।